डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कोलिजन के बारे में समझेंगे। कोलिजन जैसे आप जानते हो टक्कर कि दो बॉडी जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर क्या फिनोमेना घटती है, इसके बारे में हमको समझना है। तो कोलिजन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है कि दो बॉडी सेम लाइन में चलते हुए आए, टकराए और उसी लाइन में फिर वापस चले गए। बिफोर कोलिजन द बॉडीज ट्रेवल अलोंग द सेम लाइन एंड आफ्टर कोलिजन द बॉडी स्टिल ट्रेवल्स अलोंग द सेम लाइन, देन सच ए कोलिजन इज कॉल्ड द कोलिजन इन वन डायमेंशन, also known as the head-on collision. It is also called the head-on collision. तो हेड ऑन कोलिजन क्या होगा कि जो बॉडीज हैं वो एक ही लाइन में चलते हुए आ रहे हैं, फिर कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद भी वो अपनी डायरेक्शन को छोड़ नहीं रहे हैं, उसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो इट इज बिफोर कोलिजन एंड इट इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, U1 U2, U1 शुड बी ग्रेटर देन U2, तभी तो कोलिजन होगा। पीछे वाला स्पीडली चलेगा, आगे वाला थोड़ा स्लोली चलेगा, तो टक्कर होगी। और टक्कर के बाद उनके वेलोसिटीज मान लो V1 V2 हो गए, तो नाउ V1 इज लेस देन V2, यानी आगे वाले की स्पीड ज़्यादा हो जाती, पीछे वाले का कम। तो सच ए कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन ये एक तरह का कोलिजन। दूसरे तरह का होता है टू डायमेंशनल कोलिजन। टू डायमेंशनल कोलिजन इसमें क्या होगा कि बॉडी जो है सपोज इनिशियली दे आर मूविंग इन द सेम लाइन, initially they are moving in the same line, but after collision the first body travels along this direction and second body travels along this direction at an angle of θ1 and θ2 from initial directions. Such a collision called the collision in two dimension or two dimensional collision, also called collision in a plane. एक प्लेन में कोलिजन हुआ, एक प्लेन में चल रहा है, इस तरफ भाग रहा है, उस तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों तरह के कोलिजन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन एंड कोलिजन इन प्लेन और टू डायमेंशनल कोलिजन, यानी वन डायमेंशनल कोलिजन एंड टू डायमेंशनल कोलिजन। दोनों तरह का कोलिजन हमको पढ़ना है। ठीक है, किसी कोलिजन में, किसी भी कोलिजन के लिए न्यूटन ने हमको एक लॉ दिया। न्यूटन ने हमको एक लॉ दिया हुआ है, तो वो क्या है जरा समझ लें, क्योंकि ये कोलिजन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत हेल्प करेंगे। तो न्यूटन लॉ क्या है? न्यूटन लॉ ये वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए है। तो क्या है, दो बॉडीज हैं, M1 मूविंग विथ वेलोसिटी U1, M2 मूविंग विथ वेलोसिटी U2 एंड U1 इज ग्रेटर देन U2, and after collision the bodies still move along the same line, but the velocities are changes.
पहले बॉडी का वेलोसिटी u1 से चेंज होकर v1 हो गया, दूसरे का u2 से चेंज होकर के v2 हो गया, एंड नाउ v1 इज लेस देन v2। ये होता है। इसका मतलब हुआ कि कोलिजन के पहले दोनों पास आ रहे हैं, पास तो आएंगे तभी तो टक्कर होगी, लेकिन कोलिजन के बाद दोनों दूर जाते हैं एक दूसरे से। एंड बिफोर कोलिजन द सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज reduces with time, but after collision the separation between the bodies increases with time। और इसलिए इस समय जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बॉडीज का, उसको हम कहते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जो बॉडीज है वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कितना होगा? तो u1 माइनस u2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी तो डिफरेंस के बराबर होगा। तो u1 माइनस u2 वेलोसिटी के साथ में दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, और जब टक्कर हुई तो बॉडी जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और इसलिए इस समय की रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब दोनों बॉडी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, कितना होगा? तो इट इज v2 माइनस v1। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, v2 माइनस v1 इतना मिलेगा। तो न्यूटन कहते हैं फॉर टू गिवन बॉडीज, ये दो बॉडी जो आपको दिए हुए हैं, कोई भी दो बॉडी, उनके लिए इन दोनों रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो एक कांस्टेंट होता है। हाँ, बॉडी बदलेंगे तो एक कांस्टेंट बदल जाएगा, लेकिन किन्हीं भी दो बॉडीज के लिए इन दोनों रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। चाहे वो धीरे से कोलाइड करें या स्पीडली कोलाइड करें, ये जो रेशियो है दोनों रिलेटिव वेलोसिटी का, ये कभी चेंज नहीं होता। फॉर टू गिवन बॉडी इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो न्यूटन्स लॉ कहता है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation upon relative velocity of approach is a constant for two given bodies। यानी कितना, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडीज, कि जो बॉडीज जो आपस में टकरा रहे हैं उनके पास किस तरह की प्रॉपर्टी है, वेदर दे आर इलास्टिक बॉडीज, आर दे आर प्लास्टिक बॉडीज, आर दे आर रिजिड बॉडीज, किस तरह के बॉडीज हैं उस पर डिपेंड करेगा इस कांस्टेंट की वैल्यू। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना मिला? v2 माइनस v1। अप्रोच कितना मिला? u1 माइनस u2। ठीक है, इट इज इक्वल टू द कांस्टेंट E। इस कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ये कहलाता है। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन। ठीक है, अब इस E की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो E की वैल्यू जो होता है इट लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। द वैल्यू ऑफ E इज इन बिटवीन 0 to 1, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। ठीक, तो इफ E is equal to 1 maxima, then it is called perfectly elastic collision। हम इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कब? जब E की वैल्यू 1 होगा।
It means V2 minus V1 by U1 minus U2 equal to 1, or therefore V2 minus V1 is equal to U1 minus U2. Means a relative velocity of separation after collision is equal to a relative velocity of approach before collision. यानी जितने रिलेटिव वेलोसिटी से पास आते हैं, टक्कर होती है, उतने ही रिलेटिव वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जाते हैं। और ये तब होता है जबकि बॉडीज परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हों, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, हम आगे देखेंगे। एंड सेकेंड, इफ ई इज इक्वल टू 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू मिल रही है किसी कोलिजन के लिए, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो क्या हुआ, V2 minus V1 by U1 minus U2 equal to 0, equal to 0, or V2 minus V1 equal to 0 and therefore V1 equal to V2 equal to V मान लेते हैं। तो इस कोलिजन में, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाती है। बोथ द बॉडी ट्रेवल्स विथ द सेम वेलोसिटी। तो व्हेन इट विल बी पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा जब कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपस में चिपक जाएं। दोनों बॉडी कोलिजन के बाद आपस में चिपक जाएं, एंड देयरफॉर द बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। यानी कोलिजन हुआ तो फिर वो अलग नहीं होते, चिपक जाते हैं और चिपके चिपके ही चलते हैं। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी, ई की वैल्यू 0 और कोलिजन बाद दोनों की वेलोसिटी सेम। ये इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी, ई की वैल्यू 1 और कोलिजन के पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी, कोलिजन के बाद भी उनके बीच में वही रिलेटिव वेलोसिटी मेंटेन रहेगा। और बाकी जो कोलिजन होते हैं उनके लिए ई की वैल्यू 0 और 1। ये बिल्कुल आइडियल कंडीशंस हैं। दिस टू आर द आइडियल कंडीशंस। ये जनरली प्रैक्टिकली हमको अवेलेबल नहीं होते। तो प्रैक्टिकली क्या होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू होती है वो बिटवीन 0 to 1 यानी फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, 0.5, 0.6, 0.8 इस तरह से। ठीक है। तो यदि ई की वैल्यू हाई है तो हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू लो है तो हम कहते हैं ये इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्ट नहीं लेकिन है। ठीक है। परफेक्ट होगा तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन ई की वैल्यू यदि 0.8 है यानी थोड़ा हाई है तो हम कहेंगे इट इज इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू 0 तो नहीं है लेकिन उसी के आसपास यानी 0.1 है, 0.2 है तो हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन है। ये परफेक्ट नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन चाहे जैसा भी हो, ई की वैल्यू चाहे जो भी हो, हर एक कोलिजन की एक प्रॉपर्टी होती है, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। क्योंकि मोमेंटम के कंजर्व्ड होने के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो कंडीशन है, वो है कि देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स हमने अप्लाई किया ही नहीं, वो आपस में टक्कर हो रहे हैं। यानी जो भी इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज इंटरनल इंटरेक्शन। हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है और इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, इधर इट इज इलास्टिक कोलिजन और इट इज इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम विल रिमेन conserved. So note, in
all collision, momentum of the system remains conserved. Means m1 v1 plus m2 v2, the final momentum is equal to m1 u1 plus m2 u2. मैंने जानबूझकर के यहाँ पर वेक्टर साइन दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलते हुए टकरा रहे हैं। ऐसा नहीं, आमने सामने की भी टक्कर हो सकती है कि एक बॉडी इधर से आ रहा है, एक बॉडी इधर से आ रहा है, तो आपस में टक्कर हुई। इस केस में आपको u1 यदि पॉजिटिव लिया है तो u2 को निगेटिव लेना पड़ेगा। जो वेलोसिटी अपोजिट होगा उसके सामने निगेटिव साइन रखना पड़ेगा, तब आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव साइन आपको रखना है, यूज करना है, ये याद रहे, इसलिए मैंने वेक्टर साइन लगा दिया है। क्योंकि हम एक डायरेक्शन के वेक्टर को पॉजिटिव मानते हैं तो अपोजिट वाले को निगेटिव लेके चलते हैं। तो निगेटिव साइन ना भूले, इसलिए मैंने वेक्टर साइन लगा दिया है। ठीक है, तो चलिए पहले लेते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, अरे ई की वैल्यू 1 जिसको हम कहते हैं, इसके लिए हम जरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब देखो बॉडीज के मासेस क्वेश्चन में दिए रहेंगे, m1 m2 आर नोन, उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में मिलेगा, u1 u2 आर आल्सो नोन। तो क्या आपको कैलकुलेट करना होगा, द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन मीन्स देयर आर टू अननोन, द v1 एंड द v2, एंड दैट्स व्हाई यू नीड मिनिमम 2 इक्वेशंस फॉर v1 एंड v2 टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो कम से कम 2 इक्वेशन आपको चाहिए, और इसके लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो इलास्टिक कोलिजन की क्या क्या प्रॉपर्टी है? नंबर 1, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains conserved. सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो क्या मिल गया, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया v1 और v2 के लिए। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम also remains conserved. Also remains conserved. इस कोलिजन की एक प्रॉपर्टी कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, मीन्स हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर equal to half m1 u1 square plus half m2 u2 square. Now you have second equation. So by solving these 2 equations you can solve the problem. ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि हमको 2 इक्वेशंस अवेलेबल हो गए। हालांकि यहाँ पर थर्ड इक्वेशन हमको और मिल जाता है from Newton's law v2 minus v1 and the value of E is equal to 1। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 होगा। इट मीन्स v2 minus v1 by u1 minus u2 equal to 1 and therefore v2 minus v1 is equal to u1 minus u2।
सो यू हैव द थर्ड इक्वेशन आल्सो। तो दो अननोन के लिए तीन इक्वेशन का मिल जाना, ये तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम हो गया। यू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग एनी टू इक्वेशंस एंड देन पुट द वैल्यूज इन द थर्ड इक्वेशन टू चेक वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। यहाँ पर ये फैसिलिटी भी आ गई। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ही लेकर के सॉल्व करता हूँ। क्या करो, m1 वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, m2 वालों को दूसरी तरफ कर लो। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व, ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, m1 को मैं एक तरफ कर रहा हूँ, तो m1 v1 माइनस u1 इक्वल टू m2 को दूसरी तरफ करते हैं तो m2 u2 माइनस v2। ठीक है, योर इक्वेशन नंबर 3। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 में भी वही काम करो, m1 को एक तरफ, m2 को दूसरी तरफ। यह इक्वेशन 2 था। m1 हाफ 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 तो कैंसिल हो गया। अब m1 को एक तरफ ले आइए तो क्या मिला, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो क्या मिल रहा है, m1 कैंसल, v1 माइनस u1 अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, v1 प्लस u1, v1 माइनस u1। उसी तरह से इस साइड में m2 कैंसल, क्या बचा, u2 माइनस v2 अपॉन u2 प्लस v2, u2 माइनस v2। तो ये भी कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो क्या मिला, v1 प्लस u1 इक्वल टू u2 प्लस v2। ठीक, यहां से v2 की वैल्यू निकाल लो, एंड देयरफॉर v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2। और देखो यहां से भी तुमको मिल रहा है वही, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये मिल गया हमको पांचवा इक्वेशन। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखिए, इस वैल्यू को, तो आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। कैसे, आपको v1 की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू, इन 1, तो 1 क्या था भाई, m1 v1 प्लस m2 v2। तो v2 की जगह मैं इतना रख रहा हूं, v1 प्लस u1 माइनस u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। v1 वाले टर्म्स को इधर रख करके बाकी सबको उस तरफ ले चलो, तो m1 v1 प्लस m2 v1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसको इधर में ला रहा हूँ, तो माइनस m2 u1 और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा m2 u2। ठीक है, दो जगह u1 आ रहा है, दो जगह u2 आ रहा है। यहाँ से u1 कॉमन ले लो, वहाँ से u2 ले लो, इधर से v1 ले लो। तो v1 कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 इक्वल टू, u1 कॉमन लिया तो क्या बच गया, m1 माइनस m2। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से u2 कॉमन क्या लेना, दोनों तो सेम क्वांटिटी है, तो 2m2 u2 जुड़ गए। एंड देन v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, इसको इस तरफ ला रहे हैं, इंटू u2। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ
ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, कि कोलिजन के बाद पहला बॉडी इतनी वेलोसिटी के साथ चलेगा, तो दूसरी बॉडी कितनी वेलोसिटी के साथ चलेगा। इसी इक्वेशन में 1 को 2 से और 2 को 1 से रिप्लेस कर दो, यू हैव द वेलोसिटी फॉर द सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो सिमिलरली v2 विल बी गिवन बाई m2 माइनस m1। अब यहाँ पर 1 2 को इधर इंटरचेंज करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, m1 प्लस m2 इंटू u2, 1 की जगह 2 प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद सेकेंड बॉडी इतनी वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा, राइट। तो लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये v1 और ये v2 की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में रख करके अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो कि मुझे सही मिला कि नहीं मिला। ठीक, अब कुछ स्पेशल केस, इफ m1 इक्वल टू m2, जो बॉडी आपस में कोलाइड हो रहे हैं, दोनों इक्वल मास के हैं, तो m1 और m2 बराबर हैं, तो ये तो भाई जीरो हो गया ये टर्म। ये m1 भी m2 के बराबर है, तो 2m2 ऊपर 2m2 नीचे, कैंसल, क्या बचेगा u2। तो v1 विल बी इक्वल टू u2 एंड v2 विल बी इक्वल टू u1। मीन्स आफ्टर कोलिजन द बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, वो आपस में अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं, पहले की वेलोसिटी दूसरे को, दूसरे की वेलोसिटी पहले को मिल जाता है। तो आफ्टर कोलिजन the bodies exchange their velocities, ठीक है। स्पेशल केस 2, if m2 is too much greater than m1, एंड एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा, दूसरे का कंपैरेटिवली बहुत कम, एंड u2 इज 0, वो जो बहुत हैवी बॉडी है वो रेस्ट में है, बहुत हैवी बॉडी रेस्ट में है, जैसे कि मेरा ये वॉल, दीवार रेस्ट में है, और मैं इसके ऊपर एक गेंद फेंक रहा हूँ फॉर कोलिजन। तो उस गेंद का, उस बॉल का जो मास होगा, ये तो नेग्लिजिबल हुआ, तो m1 नेग्लिजिबल है कंपेयर टू m2। तो आपको क्या करना है, u2 तो 0 रखना ही है, m1 भी 0 रखना है, नेग्लिजिबल है 0 रख दीजिए, और फिर देखिए कि v1 कितना आ रहा है। तो v1 इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, क्या क्या करने वाले हैं, u2 को 0 दे तो पूरा 0 हो गया, m1 को 0 तो क्या बचेगा, माइनस m1 अपॉन प्लस m2, यानी -1 इंटू u1, सो इट इज इक्वल टू -u1। यानी जो बहुत लाइट बॉडी थी u2 m2 u2 किसके लिए, हैवी के लिए, m1 u1 किसके लिए, लाइट के लिए। तो जो लाइट बॉडी है, बहुत लाइट बॉडी है, वो टक्कर के बाद उतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से जाके टकराया उतनी स्पीड से रिटर्न होगा। नेगेटिव साइन क्या कहता है, रिटर्न होगा, डायरेक्शन बदल गई। और वो हैवी बॉडी का क्या होगा जरा देखें, तो u2 तो 0 है, ये तो पूरा 0 हो गया, और m1 भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया। इट मीन्स v2 इज स्टिल इक्वल टू 0, यानी पहले भी रेस्ट में था, कोलिजन के बाद भी रेस्ट में ही रहेगा। जब आप दीवार पे गेंद फेंकते हैं तो गेंद ही वापस लौटती है, दीवार तो अपनी जगह बनी रहती है, वो पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा। तो जो भी चेंज आना है किस में आएगा, लाइट बॉडी में, उसी की वेलोसिटी बदलेगा, उसी की डायरेक्शन बदलेगा, जो भी है सारा चेंज उसी में आएगा। वो जो हैवी बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, वो अपनी जैसे जिस स्टेट में वो था उसी स्टेट में बना रहेगा। ठीक है।
अब इसका उल्टा ले लेते हैं, इसका उल्टा ले लो, अपोजिट। क्या M2 is too much less than M1? उल्टा हो गया कि M2 बहुत कम है, बहुत छोटा है कंपेयर टू M1, यानी M2 अब लाइट बॉडी का मास है, M1 अब हैवी बॉडी का मास है, एंड U2 इज इक्वल टू 0। पूरा उल्टा हो गया, यहाँ हैवी बॉडी रेस्ट में था, अब यहाँ लाइट बॉडी रेस्ट में है। ओके, यहाँ U1 मत कर देना, नहीं तो हैवी बॉडी फिर रेस्ट में हो जाएगा, सेम थिंग मिल जाएगा। तो अब हमने लाइट बॉडी को रेस्ट में रखा है, ठीक। तो क्या क्या करना होगा इन इक्वेशंस में, M2 को 0 रखना होगा, U2 को 0 रखना होगा। तो चलिए निकालते हैं कि V1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। वो जो बहुत हैवी बॉडी थी उसकी क्या पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो आप देखो U2 तो 0 है, तो 0 हो गया, और M2 0 है, M2 0 है, तो 0 हो गया। तो क्या बचेगा, M1/M1 यानी 1 × U1। तो V1 इज इक्वल टू U1, यानी जो हैवी बॉडी थी वो जितने स्पीड से चल रही थी वो उतने स्पीड से चलती रहेगी, उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, कोलिजन के बाद भी नहीं आएगा। और जो बहुत लाइट बॉडी थी उसकी वेलोसिटी क्या हुई, क्या करना है, M2 को 0, U2 को 0, तो रखें U2 0 तो हो गया पूरा 0, M2 0 तो 2M1/M1 यानी 2 × U1। तो जो बहुत लाइट बॉडी जो रेस्ट में था वो हैवी बॉडी जाकर जब उसे टकराता है तो लाइट बॉडी जो है उसकी कंपैरेटिवली उसकी डबल स्पीड से आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना, 2U1 उसके डबल स्पीड से भागना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों ये था 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। उसके लिए फॉर्मूले दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिखते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन करोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक फार्मूला है। डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, पहले में दोनों का डिफरेंस पहले का है ना, ये तुम लोग याद कर लोगे, ठीक है, ये याद हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपका जो भी डाउट है उसको रिमूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।